नमस्कार। आज हम संरचना एवं बंधन के अंतर्गत हाइड्रोजन बंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणिक तत्व फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो अधिक विद्युत ऋणिक तत्व, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस प्रकार के यौगिकों को हम ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। यदि इस प्रकार के अणु किसी अन्य अणु के संपर्क में आएगा तो दोनों अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य परस्पर एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है कि HF कोई ध्रुवीय सहसंयोजक अणु है और इसमें जब दो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक आपस में पास पास आते हैं तो इनके विपरीत ध्रुव के मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। उपरोक्त संरचना में दो प्रबल विद्युत ऋणिक तत्व के मध्य हाइड्रोजन एक सेतु का कार्य करता है। इसे हम हाइड्रोजन सेतु या हाइड्रोजन ब्रिज के नाम से जानते हैं। किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतराणु हाइड्रोजन बंध। अंतराणु हाइड्रोजन बंध जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के विद्युत ऋणिक परमाणुओं के मध्य होता है तो अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। उदाहरण के लिए जब HF और इन अणुओं में ये देखिए, ये डॉटेड लाइन से जो दर्शाया गया है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और भी उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं, जैसे अमोनिया में अगर हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य उपस्थित हो तो इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर, जिसको हम कहते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बंध भी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, अमोनिया का 1, 2, 3, 4 अणु हैं और इन अणुओं के मध्य ये हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, ये हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, ये हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। और एक और उदाहरण के द्वारा बना सकते हैं हम, जल में भी अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे ये जल में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं में संगुणन पाया जाता है, जिसके कारण अणु पास पास आ जाते हैं और इस संगुणन के कारण अणुओं के कई गुण प्रभावित होते हैं। अब हम हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसमें स्पेशली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा पहला
बिंदु है भौतिक अवस्था, जिसे हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। जिन अणुओं में अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध होगा उनमें संगुणन अधिक होगा, अणु पास पास होंगे और उनमें ठोसीय या द्रव्य अवस्था हो सकती है। जिन अणुओं में अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध का अभाव होगा उसके अणु दूर दूर होंगे और अवस्था गैसीय हो सकती है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आता है और पूछा भी गया है, H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस। कारण स्पष्ट कीजिए, H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस। तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है और जब हम जल और H2S का कंपैरिजन करते हैं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक होने के कारण जल में अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और इस अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण उसमें संगुणन होगा। संगुणन के कारण अणु पास पास होंगे और पास पास होंगे तो उनकी भौतिक अवस्था जलीय होगी, जबकि ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होती है, उसमें हाइड्रोजन बंध का अभाव है, अणु दूर दूर है, अतः उसकी भौतिक अवस्था गैसीय होती है। और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे NH3 इज लिक्विड वाइल PH3 इज गैस। ये भी इसी तथ्य पर आधारित है कि जिन अणुओं में संगुणन होगा उसके अणु पास पास होंगे और अवस्थाएं सॉलिड या लिक्विड हो सकती है। जिन अणुओं में संगुणन नहीं होगा उनके अणु दूर दूर और अवस्था गैस हो सकती है। दूसरा इफेक्ट, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में हाइड्रोजन बंध इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा और 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार जल का प्रत्येक अणु चतुष्फल के रूप से 4 अन्य अणुओं के द्वारा गिर के एक खुली पिंजरानुमा संरचना, जिसे हम कहते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इस ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण उसका आयतन अधिक हो जाता है। जब आयतन अधिक हो जाएगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये एक कारण है। अगला प्रभाव जो कि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण होता है कि 0 डिग्री का जल 4 डिग्री तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस का जल 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। ये भी प्रश्न कई बार आया है, कारण स्पष्ट नहीं। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होगा उसकी बर्फनुमा संरचना होगी। हाइड्रोजन बंध के कारण 2 अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी कायम रहती है। जब इस 0 डिग्री सेल्सियस के जल को हम गर्म करेंगे तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे। जब ये हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे जिसके कारण जल के अणु आसपास आ जाएंगे तो इसका
वॉल्यूम कम हो गया और डेंसिटी अधिकतम हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं 4 डिग्री तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब जब 4 डिग्री के ऊपर जल को गर्म करेंगे तो जल के अणु काइनेटिक एनर्जी के कारण गति प्रदान कर लेंगे और दूर दूर हो जाएंगे और आयतन का प्रसार हो जाएगा। यह भी एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के प्रभाव के कारण है। अगला फैक्टर जो कि हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करता है वो हैलोजन अम्ल की अम्लता है। HF की तुलना में HCl प्रबल अम्ल है। इसका भी कई बार प्रश्न आया है, कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है कि HF में F के विद्युत अधिक होने के कारण F बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। प्रबल हाइड्रोजन बंध है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। जो प्रबल हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसको प्रोटॉन रिलीज करने की क्षमता कम हो जाएगी। ये H आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा और जो पदार्थ H आसानी से रिलीज नहीं करते वो वीक एसिड होते हैं। जबकि HF की तुलना जब हम HCl से करते हैं तो Cl की विद्युत ऋणता कम होने के कारण H और Cl का बंध आसानी से टूट जाएगा, जिससे वे H आसानी से दे देगा और जो पदार्थ H आसानी से दे देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध का प्रभाव है। एक और इफेक्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध का है वे क्वथनांक और गलनांक से है। उदाहरण के लिए अमोनिया, जल और HF की बात करते हैं। इन तीनों अणुओं में प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन बंध है। जब अणुओं में प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन बंध होगा, संगुणन ज़्यादा होगा, अणु पास पास होंगे, दृढ़ ज्यामिति होगी, उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अतः उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होंगे। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कि अमोनिया का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक है TS3 से, HF का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है HCl से। चाहे वो जल की बात करें, जल या H2S, इनकी बात करें तो 3 प्रश्न हो गए। इन तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ निहित है कि अमोनिया, HF और जल में प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन बंध होने के कारण अणु पास पास है, उन्हें तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अतः उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। जबकि PH3, HCl और H2S में अंतराणु हाइड्रोजन बंध का अभाव है, अणु दूर दूर है, उन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगला जो अंतराणु हाइड्रोजन बंध का प्रभाव है वह है कि एसिटिक अम्ल में अणुवाद। जब हम एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, मॉलिक्यूलर अणुसूत्र एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र है CH3COOH। अगर इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट हम ज्ञात करें फॉर्मूले से तो 60 आता है, किंतु प्रयोगात्मक विधि द्वारा ज्ञात किया गया जो वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, वो 60 में होकर के 120 पाया गया। ये 120 एसिटिक अम्ल के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। एसिटिक अम्ल क्या करता है कि एसिटिक अम्ल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक द्विलक बना देता है और इस द्विलक के कारण जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट दुगना हो जाता है। एक्चुअल तो इसका 60 है और ये 120 पाया गया क्योंकि एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके एक द्विलक का निर्माण करते हैं, तो जो एक्चुअल वेट है उससे उसका डबल हो जाता है। ये थे हमारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रभाव। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
जब हाइड्रोजन बॉन्ड उसी एक अणु के दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हों तो उसे हम अंत अणु इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, इन सब में जो हाइड्रोजन है दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य है। हाइड्रोजन है दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य है। हाइड्रोजन है दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य है। हाइड्रोजन है दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य, और यह केवल एक ही अणु में, इंट्रा मीन्स विद इन, एक ही अणु में अगर हाइड्रोजन बंध पाया जाए तो इस प्रकार का बंध अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब हम अंतराणु हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं के कुछ गुण प्रभावित होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा पहला है क्वथनांक और गलनांक। अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण अणु का दूसरे अणु के प्रति प्रतिकर्षण कम हो जाता है, प्रति आकर्षण कम हो जाता है, अतः मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अभी हमने बताया कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, दूसरे अणु को संगुणन नहीं होने देगा। जब अणुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो अतः ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 45 डिग्री सेल्सियस है, मेटानाइट्रोफिनॉल का 97 डिग्री सेल्सियस है और पैरानाइट्रोफिनॉल का 114 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा जैसा उदाहरण हम ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड और मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड के बारे में भी देख सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड दिस इज ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, दिस इज metanaitro-benzoic acid, or we can say this is para-nitrobenzoic acid. हम कह सकते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर हम कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि मेटा और पैरा में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अतः ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर 147 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और
पैरा डेरिवेटिव का 242 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं जिन अणुओं में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनमें एसोसिएशन नहीं होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के प्रति आकर्षण कम होगा और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बॉन्ड के कारण कुछ अम्लों के विनायन में भी स्थायित्व आ जाता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कुछ अम्लों के विनायन में भी स्थायित्व आ जाता है। उदाहरण के लिए हम इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम कहेंगे मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसको हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सामान्यतः हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो अब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब सैलिसिलिक एसिड का डिसोसिएशन हो जाता है तो इसका H आयन निकलेगा, सैलिसिलेट आयन बनेगा। तो जब वो सैलिसिलेट आयन बन रहा है तो सैलिसिलेट आयन बनने के कारण अब दिस इज सैलिसिलेट आयन। इस सैलिसिलेट आयन जो बन गया इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वो स्टेबल रेनाइन बन गया। ठीक है। अब एक अगला प्रॉपर्टी जो इफेक्ट करता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एक से अधिक OH होते हैं। सपोज करिए ये बात करें हम CH3CHOH, तो एक से अधिक OH है। अब ये अनस्टेबल होते हैं, इन्हें हम गर्म करेंगे तो जल का अणु निकल जाएगा और एसिटाइल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। किंतु ऐसे यौगिक अगर इस कार्बन में हाइड्रोजन के अलावा कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ध्यान दें ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के अलावा यौगिकों में हाइड्रोजन की जगह कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर उपस्थित है तो उनमें अंतर अणु हाइड्रोजन बताएगा। इसको हम क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। तो ऐसे यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक OH होता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसके कारण वे यौगिक स्टेबल होंगे। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा CH3CH2OH, इसको हम डायोल्स कहते हैं, जेम डायोल्स भी कहते हैं। इन जेम डायोल्स को अगर हम गर्म करेंगे तो इसका जल निष्कासित होकर एल्डिहाइड बनेगा। जबकि इस अणु में अगर कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जल लिबरेट होकर के एल्डिहाइड बन गया। जबकि यहाँ पर कार्बन से अधिक क्लोरीन एटम उपस्थित होने के कारण इसके जो OH हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके इस अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और इसके अलावा कार्बनिक यौगिक जल में मिले होते हैं। कई बार आपने सुना होगा समान अणुभार वाले एल्केन से एल्कोहल जल में सॉल्यूबल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ethanol is soluble in water while propane is not, although they have same molecular weight but they are, propane is insoluble in water while ethanol is soluble in water. That is, we can say solubility of the compounds
also depends on hydrogen bonding. For example, we can say that alcohol, water, alcohol, water. So we can say due to intermolecular, this is not intra, this is intermolecular. Due to intermolecular hydrogen bond, the organic compounds are soluble in water. We can say dimethyl ether is also soluble in water. Dimethyl ether is also soluble in water because oxygen atom of dimethyl ether forms hydrogen bond with oxygen of forms hydrogen bond with hydrogen of atom. Dimethyl ether forms hydrogen bond with hydrogen of water molecule, and due to this intermolecular hydrogen bond, dimethyl ether is soluble in water. There is also one question that benzene is insoluble in water while pyridine is not. In this case, benzene do not form hydrogen bond with water while pyridine forms. This is pyridine. It forms हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि pyridine में जल के साथ में अंतरण हाइड्रोजन बंध बनता है। इस अंतरण हाइड्रोजन बंध के कारण pyridine जल में मिल है जबकि बेंजीन नहीं। ये था आज का टॉपिक, हाइड्रोजन बंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन के प्रकार क्या क्या है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, अंतराणु हाइड्रोजन बंध और इसके हाइड्रोजन बंध के अणु पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। धन्यवाद।